Okay, before I come to the programming part, I will explain you a theoretical base for the exact and reducible to exact differential equation, and then we'll proceed. So exact and reducible to exact, these two types we are going to study today. And that day also in class I explain you the basic part of it. A exact differential equation, a general form of exact differential equation, how we are going to denote: m of x comma y into dy plus n of x comma y into dx is equal to 0. Is that correct? M dx plus n dy equal to 0. Which is correct? Actually, the differential equation I noted is incorrect. It should be m dx plus n dy is equal to 0. Correct? So please remember the standard format. क्योंकि आज जो मैंने पेपर चेक किया है ना आपके FA2 के, उसमें instead of this differential equation, many of the students have considered the differential equation m dy plus n dx is equal to 0, and they wrongly interpreted the value of m and n, and further they have interpreted the value of dm by dy and dn by dx also incorrectly. So जो एक सिंपल सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है वो तक गलत हुआ है कई सारे लोगों से. सो प्लीज रिमेंबर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. इट इज m dx plus n dy equal to 0. Okay, so whatever is the format of differential equation you have been given in the problem statement, you have to convert your differential equation into this standard format. To recognize first what is the correct m, what is the correct n. Our first step. Ma'am, Yes. screen is not visible. Screen is not visible. अच्छा, screen is not visible. नाही मॅम विजिबल आहे. So what's the issue? दिसती मॅम आता, पहिले दिसत नव्हती. Okay. So our first step is to recognize your proper m, what it is, and proper n, what it is, and we further find out del m by del y and del n by del x. FA2 में ना 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टेड ऑफ del m by del y del m by del x फाइंड आउट किया है, एंड इंस्टेड ऑफ del n by del x del n by del y फाइंड आउट किया है. सो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट कि आपको करेक्टली क्या फाइंड आउट करना है. देन व्हाट वी चेक, आप ये फाइंड आउट करते हो फर्स्ट स्टेप में. देन व्हाट यू चेक del m by del y whether it is equal to del n by del x or not. Correct? If this is equal, differential equation is exact. Correct? And what you have to go for? Solution. Integration m dx plus integration n dy is equal to c. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना ये इक्वल टू सी भी बाद में नहीं लिखा है. वाई आई डोंट नो. यहाँ पर आप y को क्या ट्रीट करते हो? कांस्टेंट. एंड यहाँ पर क्या कौन सी टर्म्स लेते हो n की? जो फ्री फ्रॉम x है. ठीक है, ये हो गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? आपका ये जो रेशियो डेरिवेटिव्स है, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये इक्वल नहीं होंगे. del m by del y is not equal to del n by del x. Correct? That means differential equation is not exact. To my surprise, किसी को भी ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना उसमें क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी है. किसी का भी ये डाउट नहीं दिखा मुझे कि क्या करना क्या है. What difference I observe is
बहुत सारे लोगों को डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेज पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज पता नहीं है, एंड दैट्स वाई देयर आंसर्स आर रॉन्ग. सो ये हमें अवॉइड करना है. सो आई रिपीट दिस वंस अगेन एट दिस स्टेज कि ये जो कुछ भी फॉर्मूलेज मैंने एज अ प्री रिक्विजिट सबको करने के लिए बोली थी, वो प्लीज़ एक बार अच्छे से रिवाइज करो सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, इसकी क्लैरिटी आप सब लोगों को है. ओनली द थिंग इज दैट प्रीवियस जो पार्ट आप पढ़ चुके हो ना, उसका रिविजन रिक्वायर्ड है. ठीक है. ओके. सो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट है, व्हाट वी डू, वी फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. एंड वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितनी सारे मेथड्स है, हमारे पास 4 मेथड्स है. देन चेक विच रूल इज यूज्ड, कौन सा रूल हमें यूज करना है. सो रूल 1 क्या कहता है, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है एंड होमोजीनियस है, देन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, x into m प्लस y into n, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 अपॉन दैट, प्रोवाइडेड दैट ये x into m प्लस y into n आपका 0 नहीं होना चाहिए. दिस इज दैट राइट. ओके. रूल 2, मैं ये रूल 2 इसलिए रिवाइज कर रही हूं क्योंकि प्रोग्राम में हमें ये रूल्स यूज करने हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f1 x into y dx plus f2 another function of x into y into x dy is equal to 0. अगर ऐसा हुआ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, 1 अपॉन x into m plus y into n. Is that right? No, it's x into m minus y into n, provided that this x into m minus y into n is not equal to 0. ये है हमारा रूल 2. हम इस स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं. रूल 3 क्या कहता है, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है, रूल 1 भी यूज नहीं हो सकता, रूल 2 भी यूज नहीं हो सकता. इन दैट केस फाइंड द रेशो del m by del y minus del n by del x divided by n, एंड ये रेशो क्या होना चाहिए, सिर्फ एंड सिर्फ फंक्शन ऑफ x. तो हम हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ f of x इंटू dx इस फॉर्मूला के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं. वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स थ्रू प्रोग्रामिंग, आपको ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, ये मैन्युअली फाइंड आउट करके एज अ इनपुट देने. सो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मेट मैं यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ. रूल 4 क्या कहता है, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस एग्जैक्ट नहीं है एंड रूल 1 रूल 2 में इंक्लूडेड नहीं है, देन you can find out either your integrating factor by using rule 3 और rule 4. और इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है या कोई रूल नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है किस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. सो दिस विल बी द ट्रायल एंड एरर मेथड. तो ये जो रेशो है ना, ये हम रूल 4 के अंदर यूज करते हैं और ये कंपल्सरीली आपका y का फंक्शन होना चाहिए, तभी हम रूल 4 को कंटिन्यू कर सकते हैं. And if it is so, e raised to power integration of g of y into dy, इस फॉर्मूला के साथ आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा. Am I right? नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी, दिस वॉज द स्टेप नंबर 4. ठीक है, कि आप कौन सा एक रूल यूज कर रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग आउट योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. देन है रूल नंबर 5, स्टेप 5. सो यहाँ पर आप क्या करते हो, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो. मल्टीप्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर.
सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0. सो ये आपका कन्वर्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जो एग्जैक्ट है. कन्वर्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट नाउ. सो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर क्रॉस चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के साथ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट होता ही होता है. ठीक है. सेफर साइड हम आपके कन्वर्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन को ना m डैश ऑफ x कॉमा वाई इंटू डी एक्स प्लस n डैश ऑफ x कॉमा वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू c के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. सेफर साइड जस्ट फॉर अ डिफरेंट नोटेशन हम m डैश एंड n डैश ले रहे हैं. ठीक है. सो ये हो गया आपका रिड्यूस्ड या कन्वर्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि अब एग्जैक्ट है. तो अब आपका सॉल्यूशन कैसे होगा? इंटीग्रेशन दिस m डैश इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n डैश इंटू डी वाई इज इक्वल टू c. यहाँ पर क्या करना है आपको? टर्म्स जो फ्री फ्रॉम x है वो मेंशन करनी है और यहाँ पर y को कांस्टेंट ट्रीट करके आपको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है. ओके. सो ये जो पूरी स्टेप्स है ना डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोग्राम में डालने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा. व्हाट द लॉजिक इज? सबसे पहला लॉजिक कि आप कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करोगे यहाँ पर. अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करती हूँ यहाँ पर. वेरिएबल्स मुझे क्या क्या डिफाइन करने पड़ेंगे जो हमारे SYMS प्रोग्राम के साथ आते हैं. सिम्स वेरिएबल क्या क्या डिफाइन करने पड़ेंगे मुझे यहाँ पर? एक तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, एक जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके डेरिवेटिव्स आप ले रहे हो y, एंड तीसरा है इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो यूज कर रहे हैं हम आगे जाके प्रॉब्लम में, वो है c. ये वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे. दूसरा लॉजिक हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो del m बाय del y एंड del n बाय del x है ये इक्वल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगा, और ये इक्वल नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट बनेगा. तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी. राइट. कंडीशन तो हम बाद में देंगे, पहले इनपुट क्या क्या देना पड़ेगा. एक तो इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं हम वेरिएबल्स का, उसके बाद हमें देना पड़ेगा इनपुट. इनपुट क्या क्या देना पड़ेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का इनपुट देना पड़ेगा. इज दैट राइट? इस वे में देना पड़ेगा कि आप m और n को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. एम आई राइट? सो केयरफुली यह इनपुट देना पड़ेगा हमें, और उसके बाद आपको पहले तो ये डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप कंडीशन पर आओगे. ठीक है. सो ये स्टेप 1 हो गई कि आप वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन कर रहे हो. ठीक है. देन स्टेप 2 क्या हो गई? आप इनपुट दे रहे हो. स्टेप 3 क्या हो गई? आप ये पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर रहे हो. एंड स्टेप 4 क्या हो गई? आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो टू चेक आउट वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट. जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, 5th स्टेप है आपकी सॉल्व. सॉल्व द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट की वे से, एंड अगर ये रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर नॉन एग्जैक्ट है तो मुझे क्या करना है? तो मुझे स्टेप 5 में यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इनपुट देना है मैन्युअली. मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारा जो प्रोग्राम मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट विल नॉट कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली. we have to calculate integrating factor at our own, and then we have to give the input for integrating factor. So once you give the input, step 6 में हमारा प्रोग्राम क्या करेगा? ये मल्टीप्लाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को विथ योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. करेक्ट. अब तो ये कन्वर्ट हो गया एग्जैक्ट में, एंड स्टेप 7 में ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन बताएगा. सो हमारा जो प्रोग्राम है पूरा वो 7 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है. लाइंस जो है प्रोग्राम की वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लॉजिक जो है, जो फ्लो चार्ट है, वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, उस वे में हमें
जाना है, ठीक है. सो नाउ लेट अस गो फॉर द मैटलैब. I will go for the MATLAB here. Yes, exact differential equation. Is that visible, everyone? I'm bit doubtful. कल मैंने एक बैच को पूछा भी था कि अगर मैं ये डिफाइन करती हूँ सारी चीज़ें तो वो प्रॉपरली विजिबल है क्या आपको, एक बार मुझे बताओ. सो प्लीज पुट डाउन इन कमेंट्स. ओके चिन्मयी, दिख रहा है प्रॉपरली? ओके, आई चेक वंस. Nobody is there who is in waiting list. Okay, you can do one thing. I'll cross check within 2 minutes or so. अगर किसी को ज्वाइन करना है या कोई ज्वाइन कर रहा है, I will admit them. This is just to take care of mishappening. मैंने ये ब्लॉक करके रखा है तो मुझे एडमिट करना पड़ता है. आउट ऑफ pccoe.org वाले जिनके मेल आईडीज हैं उनको. Please anybody drop the message on your unofficial group so that rest of people can join and I can admit them. Chinmay, you can ask Nimisha to join once again. Yes, ma'am. Yes. Okay. I hope that's everyone. झाली का निमिषा जॉइन? Ma'am, my Okay. I'll check out once again. अपन सुरुवात करूया. Yes. So my first step, जैसे मैं अब भी मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा. My pen will not work on this MATLAB. So this is SYMS. सिम्स हम यहाँ पर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं. एक्स वाई एंड कैपिटल सी आई एम टेकिंग एज द आर्बिट्री कांस्टेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें इनपुट देने हैं, तो इनपुट कैसे देने हैं? सी दिस लाइन, m इज इक्वल टू इनपुट. तो आप ना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, आई गो बैक टू दिस पेज वंस अगेन. आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको इनपुट देने हैं. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज. फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ. अगर मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 1 एंड हियर दिस इज 3x प्लस 2y प्लस 5. सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 पर, एंड उसके बाद m एंड n की वैल्यूज या एक्सप्रेशंस आपको एंटर करने पड़ेंगे. तो m क्या हो गया यहाँ पर कन्वर्ट करने पर? दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 1 एंड n क्या हो गया? क्रॉस वेरीफाई मल्टीप्लाई करने के बाद इट्स माइनस 3x माइनस 2y प्लस माइनस 5. तो इनपुट क्या देना है आपको? ये m और n, राइट. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है. सो दैट वे यू हैव टू गिव द इनपुट. अनदर पार्ट इज दैट आप दोनों भी बैचेस को एंड अगर D2 के स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं उनको भी हम जो इनपुट दे रहे हैं ना, m इज इक्वल टू इनपुट. यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप आपका टेक्स्ट लिख रहे हो, एंटर द इक्वेशन ऑफ m एंड सो ऑन, जो भी है, कॉमा. यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में s दे रहे हो. ये s आपने नहीं दिया तो भी चलेगा, दिया तो भी चलेगा, करेक्ट. सो दिस इज योर प्रॉम्प्ट. ये आपकी कमांड है. लेफ्ट हैंड साइड इज यूजर डिफाइंड वेरिएबल. यूजर मीन्स हम लोग. सो हम ये वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, करेक्ट. एंड इनपुट ये जो है ये इनबिल्ट कमांड है. सो इनबिल्ट कमांड, और यहाँ पर प्रॉम्प्ट आपका टेक्स्ट आप देख सकते हो. एंड ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ये जो s है ये आप दे सकते हो यहाँ पर. सो ये जो s है ना, ये आपका जो इनपुट ले रहे हो इसे एज एक्सप्रेशन रिकॉग्नाइज नहीं करता है. डू नॉट रिकॉग्नाइज एज एक्सप्रेशन.
तो ये एज इट इज कंटिन्यू करता जाता है। और अगर मैंने ये एस दिया और कुछ इनपुट दिया तो उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर टू सिम ये कमांड यूज करनी पड़ती है हमारे एम के लिए। अगर मैंने ये यूज ही नहीं किया तो ये कमांड देने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट आई हैव टू डू केयरफुली इज, जब मैं ये दोनों भी नहीं दे रही हूं तब मुझे मेरा जो इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है वो बहुत ही प्रॉपरली जो मैटलैब में अलाउड है उस फॉर्मेट में देना पड़ेगा। सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग द इनपुट। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया है अभी के लिए, सी बोथ ऑफ द वे यू शुड नो द थिंग्स। अगर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एस आपने नहीं दिया तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो आपको आगे जाके स्ट्रक्चर टू सिस्टम ये कमांड यूज करनी पड़ेगी। अगर आपने ये दिया तो, अगर ये नहीं दिया तो स्ट्रक्चर टू सिस्टम स्ट्रक्चर टू सिंबल ये वाली कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू गॉट द बोथ ऑफ द डिफरेंसेस। सो इसके लिए हम दो वे में जा सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने m के लिए इनपुट लिया है ऑन सिमिलर फॉर्मेट, n के लिए इनपुट कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस s ये ना हमारा एक्सप्रेशन प्रॉपरली रीड नहीं करता, तो हम स्ट्रक्चर टू सिंबल ये वाली कमांड यूज कर रहे हैं। एंड शायद मैंने किसी एक बैच में बताया था, मैं रिपीट करती हूँ, ये स्ट्रक्चर टू सिस्टम कमांड है ना, ये कई बार ब्लॉक हो जाती है, मीन्स ये डिफाइन नहीं करती प्रोग्राम में प्रॉपरली। तो आपको क्या करना है उस केस में, प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज करना है एंड रीओपन करके फिर से एग्जीक्यूट करना है। डोंट गेट पैनिक अगर ये स्ट्रक्चर टू सिस्टम पर आपको एरर दिखा रहा है। ठीक है, सो इसे बॉदर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं मेरा इनपुट दे रही हूँ प्रॉपरली दोनों भी फंक्शंस के लिए, m के लिए एंड n के लिए। सो माय सेकंड स्टेज फ्लो चार्ट की कंप्लीट हो गई। मैंने सिंबल इनिशियलाइज कर लिए, मैंने m एंड n का इनपुट यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब हम इस पर आते हैं। तो मैंने थर्ड स्टेप आपको क्या बताई थी कि आपको ये जो del m by del y एंड del n by del x फाइंड आउट करने पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई, क्योंकि हमारा जो मैटलैब प्रोग्राम है वो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप इसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इंस्ट्रक्ट करते हैं इसे m, ये जो आप कमांड देख रहे हो सी dm by dy। अब यहाँ पर डेल के लिए कोई अलग नोटेशन अगर होगा तो वो बहुत ही ज्यादा क्लमजी होगा, तो हम यहाँ पर वो नोटेशन डेल के लिए तो यूज नहीं करने वाले। अब यहाँ प्लेनली रिटन दिस एज dm dy। ठीक है, सो dm by dy मीन्स del m by del y आपको कंसिडर करना है। ये पर्टिकुलर वेरिएबल आप जो कुछ भी वे चाहिए आपको उस वे में ले सकते हो। सो del m by del y इज इक्वल टू DIFF। कल हमने सक्सेसिव में देखा था DIFF डिफरेंशिएट्स योर गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल। तो हमने y एंड x ऐसे दो वेरिएबल इनिशियली डिफाइन कर लिए हैं। सो मैं यहाँ पर DIFF कमांड के साथ डिफरेंशिएट कर रही हूँ m को विथ रिस्पेक्ट टू y। करेक्ट, अगर आपका m इनपुट आप ले चुके हो एंड y एज अ वेरिएबल आप इनिशियलाइज कर चुके हो, तो ये पर्टिकुलर कमांड आपका del m by del y निकाल के आपको देगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लिखा है। अगर मैंने सेमीकोलन नहीं सेमीकोलन अगर मैंने यहाँ पर डाला तो ये पर्टिकुलर डेरिवेटिव डिस्प्ले नहीं होगा आउटपुट में। अगर नहीं डालती हूँ तो वो डिस्प्ले करेगा, डालती हूँ तो डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ दोनों भी तरफ। सेकंड कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये है मेरी थर्ड स्टेप पूरे प्रोग्राम की कि del m by del y एंड del n by del x यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या थी? नेक्स्ट स्टेप हमारी लॉजिकली या स्टेप वाइज कि आपको यहाँ पर कंडीशन डालनी है। क्या कंडीशन डालनी है कि ये दोनों जो डेरिवेटिव्स आप फाइंड आउट कर रहे हो ना, ये वाले, तो ये आपके इक्वल है या नहीं। तो हम यहाँ पर कंडीशन डाल रहे हैं इफ लूप के साथ।
तो ये इफ लूप ना मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम कंडीशन डालते हैं वैसे ही ये इफ लूप है। ये जनरली आई एफ, यहाँ पर इफ, यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन देनी होती है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, राइट, देन यहाँ पर आप जो कमांड्स दे रहे हो वो एग्जीक्यूट होगी। एल्स दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन यहाँ पर कुछ कमांड्स आपकी रन होगी एंड ये लूप आपको एंड करना है। सो ये जो पूरा है लूप, तो लूप जब तक आप एंड नहीं करते तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा एंड एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत बार इफ दिस कंडीशन जब आप दे रहे हो ना, ये अगर ट्रू है तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये एग्जीक्यूट होगा। मीन्स एल्स के साथ आप कंडीशन इज इक्वल टू फॉल्स के लिए आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर आपने ये कंडीशन यहाँ पर मेंशन नहीं की, सिर्फ एल्स ही मेंशन किया तो भी चल सकता है। नाउ लुक एट दिस प्रोग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हो इफ, यहाँ पर हमने कंडीशन दी है आगे, लेकिन एल्स के साथ हमने फॉल्स वाली कंडीशन नहीं दी है। अगर ये होता है तो ये करना है, दैट मीन्स अगर नहीं होता है तो कुछ और करना है। तो ये नहीं होता है तो ये देने की जरूरत नहीं है, सो फॉल्स कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ पर ट्रू कंडीशन देनी है। ठीक है, जो भी कंडीशन है ट्रू के लिए वो ये वाली पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो एल्स वाला पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा पूरा। ठीक है, एंड ये तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आप एंड कर रहे हो। सो ये है आपका इफ लूप। तो इफ लूप कंडीशन बेस्ड काम करता है। ठीक है, फॉर लूप आपके दिए गए इंटरवल स्पैन के लिए, सीक्वेंस के लिए पूरा टर्म एग्जीक्यूट करता है। एंड ये जो लूपिंग है ना, ये है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, राइट, एंड ये स्ट्रक्चर्स हमेशा एंड करने पड़ते हैं हमें। सो फॉर भी जब आएगा i इज इक्वल टू 1 to n के साथ, इसे भी हम एंड करते हैं, इफ लूप को भी एंड करते हैं, एंड तीसरा है व्हाइल, तो इसे भी हमें एंड ही करना है, तो ही ये पूरा एज अ लूप एग्जीक्यूट हो पाएगा। ठीक है, सो कंडीशंस यहाँ पर चेक करते हैं हम कि कंडीशंस क्या क्या हमने दे के रखी है। सो इफ इज इक्वल, तो इज इक्वल कमांड है, किस पर अप्लाई हो रही है, del m by del y एंड del n by del x। सिंबॉलिकली दो मैंने यहाँ पर dm_dy लिखा है, लेकिन इसे पढ़ते वक्त आप ना del m by del y लिखो, क्योंकि हम मैटलैब में del का नोटेशन अभी यूज नहीं कर रहे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों इक्वल है तो इफ दिस टू आर इक्वल, ये कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये ट्रू है तो डिस्प्ले हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो ये एज अ आउटकम हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये हम डिस्प्ले कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है हमें, करेक्ट। तो यहां पर आती हूँ, जो फ्लो चार्ट मैंने आपको समझाया था यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर कंडीशन अगर आपकी ट्रू है मीन्स एग्जैक्ट है, तो उसे ये फॉर्मूला यूज करके आपको इनपुट फाइनली आउटपुट देना चाहिए। तो वो आउटपुट हमारा इन 4-6 लाइन्स में मेंशन्ड है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर इट करेक्टली। अगर ये इफ एग्जीक्यूट होता है ट्रू के लिए, तो पहले तो डिस्प्ले होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, उसके बाद ये सारी टर्म्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब ये सारी टर्म्स एग्जीक्यूट होती है मीन्स व्हाट, m_x इज इक्वल टू, तो ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया है ये हमारा दिया हुआ वेरिएबल नेम है, इसे आप चेंज कर सकते हो। सो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स है, एंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड में इनबिल्ट कमांड्स या फॉर्मूलाज है जो हम दे रहे हैं। तो इनबिल्ट कमांड क्या है, INT। INT स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम
m का with respective x. It is exactly what we used here. मैं यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ दिस वन, ये वाला पार्ट, सॉरी, m इंटीग्रेशन m dx, ये एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा इस वाली स्टेप में जो मैं अभी हाईलाइटेड फॉर्म में आपको दिख रही है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन n dy ये भी करना है, लेकिन ये प्लेन इंटीग्रेशन से है क्या, नहीं. m के लिए मुझे y को कांस्टेंट ट्रीट करना है एंड n के लिए वो सारी टर्म्स लेनी है जो फ्री फ्रॉम x है, एंड इक्वल टू c आपका एज अ आर्बिट्री कांस्टेंट आना चाहिए. तो ये पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे प्रोग्राम में किस वे में आता है देखो. नाउ दिस इज mx इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट. ऑब्वियसली जब हम हमारे मैटलैब के इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर रहे हैं एंड वी आर मेंशनिंग दैट m का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, द मैटलैब प्रोग्राम विल automatically decide the rest of things or variables as constant. Okay, then next ny, n underscore y, this is equal to integration of n minus diff of mx comma y comma y. अब इस प्रोग्राम इस पर्टिकुलर कमांड को ना केयरफुली समझ लो प्लीज, क्योंकि ये पर्टिकुलर लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आई विल गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन वंस अगेन. यस, सो इंटीग्रेशन ऑफ m dx के साथ आपको यहाँ पर कुछ फंक्शन मिलने वाला है. ठीक है, सो ये हम डिफाइन कर रहे हैं m अंडरस्कोर y के साथ. एक्चुअली इसके लिए आपका फॉर्मूला है अलग से मैटलैब में, मैं बस बता रही हूँ कि m अंडरस्कोर y के लिए आपको कुछ फंक्शन मिलने वाला है एंड n अंडरस्कोर क्या था वो दिस इज x एंड दिस इज y. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया है, int इन ब्रैकेट कैपिटल N माइनस diff ऑफ m अंडरस्कोर x कॉमा y कॉमा y. ठीक है, ओके. इसमें से int क्या है, इंटीग्रेशन, n क्या है, आपका गिवन फंक्शन है इनपुट, राइट, माइनस साइन diff क्या करता है, डेरिवेटिव लेता है. किसका डेरिवेटिव ले रहा है वो, mx का. ये mx क्या है, ये वाला फंक्शन जो एग्जैक्ट प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट होके आ रहा है. एंड ये mx कहाँ से कैलकुलेट होके आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx. मीन्स हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट हाफ पार्ट मुझे यहां पर लेना है और इसे किसके साथ डिफरेंशिएट किया जा रहा है, y के साथ. ठीक है, तो आप यहां पर ये जो फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन का, लेट मी शो यू दिस वंस अगेन. ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या आता है, आपका फंक्शन, कॉमा सेकंड टर्म क्या आता है, आपका वेरिएबल. मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इनटू dx. सो ये वेरिएबल जो है ना, ये आप सेकंड पोजीशन पर ले रहे हो एंड जिसे इंटीग्रेट करना है वो आप फर्स्ट पोजीशन पर ले रहे हो. सो इंटीग्रेशन कमांड का ये सिंटेक्स है. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ m अंडरस्कोर x कॉमा y. तो ये जो आपका फंक्शन है ना, जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, वो अलग वे में कैलकुलेट करके आपको चाहिए, डिफरेंटली कैलकुलेटेड फंक्शन है ये. ठीक है, और जो डिफरेंटली कैलकुलेटेड फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसके रिस्पेक्टिव, y के रिस्पेक्टिव. ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब आपको मैं फिर से ये बताती हूँ कि n अंडरस्कोर y मीन्स हमारा जो फॉर्मूला, या मैं फॉर्मूला के साथ आती हूँ, इंटीग्रेशन m dx प्लस
इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर फर्स्ट लाइन के साथ, मैं इसे हाईलाइट करती हूँ, ठीक है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, ये वाली टर्म कैलकुलेट आ रही है करके आ रही है विद दिस हाईलाइटेड टेक्स्ट, राइट। अब ये जो पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन एन डी वाई, यहाँ पर हमने सोचा क्या था, फॉर्मूला में दिया क्या था, एन की वही टर्म्स लेनी है जो फ्री फ्रॉम एक्स है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे थे हम, क्योंकि एन की अगर सारी के सारे, आई रिपीट, दिस इज वेरी क्रूशियल, प्लीज एवरीबडी पे अटेंशन एंड रिमेंबर दिस पार्ट। एन में से हम एक्स वाली टर्म को डिलीट क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो टर्म्स हमारे इंटीग्रेशन एम टी एक्स में ऑलरेडी एक बार डिराइव होके आ रही है, इसलिए एन की ऐसी सारी टर्म्स जिनमें एक्स है वो हम रिमूव कर रहे थे। इज दैट राइट? और अगर मैंने जब ये प्रोग्रामिंग की हमने, अगर मैंने जो फॉर्मूला प्रोग्रामिंग के लिए इस पार्ट के लिए डिराइव किया है या डाला है, वही फॉर्मूला अगर हम इस टर्म के लिए भी अप्लाई करें तो हमारी एक टाइप की टर्म जो यहां पर आती है वो रिपीट हो जाएगी। सो वी डोंट वांट दैट रिपीटेड टर्म, इसलिए उस टर्म्स को हम रिमूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे मैटलैब की प्रोग्राम को इतना क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट बनाना है कि वो रिकॉग्नाइज करे कि एक्स में कौन सी टर्म में एक्स है एंड कौन सी टर्म में वाई है, उसके लिए मुझे एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग लगेगी। तो एट दिस स्टेज इतनी एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग हम यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट हमारे कैलकुलस में जो प्रूफ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, उस प्रूफ का हम लॉजिक यूज कर रहे हैं। तो उस प्रूफ के लॉजिक में क्या मेंशन है कि आपके n में से राइट, डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y रिड्यूस करो, क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट करो। सो हम यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल के हमारे n में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड दैट वे वी आर आइडेंटिफाइंग all the terms of n which are free from x. I hope I am clear. I am actually recording this video, so ये पार्ट जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये थोड़ा सा रिवाइज करके आप फिर से एक बार सुन सकते हो कि मैंने एग्जैक्टली क्या कहा। आई रिपीट, ऑल द टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम x फाइंड आउट करने के लिए हम हमारे ओरिजिनल n में से राइट m को डिफरेंट, आई एम सॉरी, this is not m, this is m underscore x, this is m underscore x means इंटीग्रेशन होके जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हमें यहाँ पर यूज करनी है एंड इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये वाली कमांड, ये वाला जो फंक्शन है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद दिस, n में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ m अंडरस्कोर x मीन्स ये कैलकुलेटेड फंक्शन, एंड फिर ये सब्ट्रैक्शन हमारा फंक्शन हो जाएगा आगे वाले इंटीग्रेशन के लिए जो लेना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू y। सो हमारे फॉर्मूला में विथ रिस्पेक्ट टू y ही हमें n की ऐसी टर्म्स लेनी है जो फ्री फ्रॉम x है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट प्रॉपरली कैलकुलेट करने के लिए हमने यहां पर ये लॉजिक अप्लाई किया है, ठीक है। इसका बहुत ही बढ़िया प्रूफ है कैलकुलस में, बट दिस इज नॉट द स्टेज टू एक्सप्लेन यू द प्रूफ ऑफ दिस। सो मैं इसलिए ये दो लाइन ना प्रॉपरली याद रखने के लिए आपको बोल रही हूँ। सो पॉज दिस वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर 5-10 minutes, लिसन दैट केयरफुली एंड देन राइट डाउन योर कमांड प्रॉपरली एंड एग्जीक्यूट इट, ठीक है। सेम लॉजिक हमें एल्स वाले पार्ट में भी यूज करना है क्योंकि वहां पर भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो दिस वे
आप m_x एंड n_y फाइंड आउट कर सकते हो, राइट. वंस यू कैलकुलेट दिस, इन दोनों की एडिशन मीन्स हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है. लेकिन सॉल्यूशन आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप उसे इक्वल टू c से असाइन कर रहे हो, बिकॉज वी आर टेकिंग हियर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन. तो हमें इक्वल टू c आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर एसोसिएट करना पड़ेगा. सो वंस यू हैव दिस एडिशन, आप नेक्स्ट स्टेप में डिस्प्ले कर सकते हो. द जनरल सॉल्यूशन इज, यू आर जस्ट डिस्प्लेइंग दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, एंड नाउ फाइनल सॉल्यूशन इज DISP ऑफ y_ सॉल्यूशन इक्वल टू c. अब यहाँ पर हम सिंबॉलिक वेरिएबल c असाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे 2 बार ये इक्वल टू साइन एसोसिएट करना पड़ेगा. सो दिस इज DISP y_SOL इक्वल टू c. दैट्स माई फाइनल सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. क्यों मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रही हूँ? क्योंकि अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल है तो ही आपका ये पूरा कमांड का ग्रुप ऑफ कमांड्स आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है. अब अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट. एंड एल्स वाले पार्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है? डिस्प्ले करना है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है. गॉट इट? तो अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करना है आपको? तो आपको इनपुट देना है. जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम 4 रूल यूज करते हैं एंड वी फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके? आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं. क्यों? क्योंकि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना होता है. एम आई राइट? सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें अगर फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा. एंड ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कैसे करेंगे? गिविंग द इनपुट. अब ये इनपुट देने के लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा मैन्युअली. आई रिपीट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस प्रोग्राम के लिए हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे एंड वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको यहाँ पर एज अ इनपुट देना है, ठीक है. सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज यूजर डिफाइंड वेरिएबल. मैं दे रही हूँ if_ input. if नहीं है वो, सॉरी, इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनपुट. तो ये इनपुट के फॉर्म में हम ले रहे हैं. इन ब्रैकेट दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में s. सो फर्दर अगर आप ये s यूज कर रहे हो तो मुझे structure to sim ये कमांड यूज करनी पड़ेगी. सो आई एम गिविंग हियर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स इन if_ input एंड इस if_ input को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ स्ट्रक्चर टू सिंबल एंड ये मेरा फाइनल है इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, ठीक है. सो आपने, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करके इन 2 लाइंस के साथ आपका इनपुट एंटर कर दिया. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोग्राम कैसे बनाना है कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन तो दे ही नहीं रहे. हम क्या दे रहे हैं? हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से m की वैल्यू एंड n की वैल्यू दे रहे हैं. सो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? m को मल्टीप्लाई करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ. सो हम असाइन कर रहे हैं इसे m1. सेकंड स्टेज पर हमें n को मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ और इसे असाइन कर रहे हैं हम n1. तो हम यहाँ पर हमारे m एंड n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ. एग्जैक्टली द सेम लॉजिक वी आर यूजिंग जो हम मैन्युअली सॉल्व करते वक्त लगाते हैं. ऑलराइट, गिव मी जस्ट अ मिनट, आई विल बैक. आवाज खूप मोठा येतोय. आवाज खूप मोठा येतोय. Yeah, so sorry.
सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द लॉजिक. यस, सो हमने m को मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ एंड n को मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, तो हमें हमारे रिड्यूस्ड m डैश एंड रिड्यूस्ड n डैश मिल रहे हैं जो हम मैन्युअली डिस्कस करते वक्त बोल रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें फाइनल सॉल्यूशन चाहिए. हमने कन्वर्ट तो कर दिया हमारे m को एंड n को m डैश एंड n डैश में. प्रोग्रामिंग में लिखते वक्त हम इसे m1 एंड n1 बोल रहे हैं. ठीक है, सो अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारा इंटीग्रेशन ऑफ m1. तो फिर से सेम फॉर्मूला m1 अंडरस्कोर x, इंटीग्रेशन करना है m1 का x के रिस्पेक्टिव. सो दिस सिंपल कमांड वी हैव टू गिव. एंड n1 अंडरस्कोर y, इंटीग्रेशन ऑफ n डैश विथ रिस्पेक्टिव dy, कीपिंग ऑल टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम x. तो ये फ्री फ्रॉम x वाली टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं n1 से सब्ट्रैक्ट करके. क्या सब्ट्रैक्ट करना है? डेरिवेटिव ऑफ m1 अंडरस्कोर x कॉमा y. मीन्स इस प्रीवियस स्टेप में आप जो m1x फाइंड आउट कर रहे हो ना, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड जो भी डेरिवेटिव आएगा वो सब्ट्रैक्ट करना है n1 से. n1 मीन्स ये वाला टर्म, एंड ये जो भी फंक्शन आएगा उसे इंटीग्रेट कर रहे हो फिर फर्दर आप विथ रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, अब दो टर्म्स आपको मिल गई, तो उन दोनों को एडिशन करना है एज अ फाइनल सॉल्यूशन. एंड नाउ इन नेक्स्ट स्टेप आपको डिस्प्ले करना है द जनरल सॉल्यूशन इज डिस्प्ले इज इक्वल टू y अंडरस्कोर सोल, मीन्स आपका वेरिएबल नेम जहां पर आप सॉल्यूशन स्टोर कर रहे हो. ठीक है, एंड उसे असाइन करना है आपको आपके आर्बिट्री कांस्टेंट c के साथ. सो डिस्प्ले करते वक्त आप इस सॉल्यूशन को इक्वल टू c के साथ असाइन कर रहे हो. एंड विद दैट नाउ यू कैन एंड योर प्रोग्राम. ठीक है, सो ये है आपका पूरा लॉजिक एंड द प्रोग्राम टू सॉल्व ऑल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओनली द थिंग इज दैट इस पूरे इसमें हम मैन्युअली दो चीजें कर रहे हैं. वन, आपका m एंड n हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके इनपुट दे रहे हैं, एंड सेकंड मैन्युअली कैलकुलेशन करके हम इनपुट दे रहे हैं, वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का. ठीक है, ओके. सो एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं. मैं रन करती हूँ प्रोग्राम, एक एक प्रॉब्लम एग्जैक्ट एंड रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट का. ठीक है, सो मैं अभी रन कर रही हूँ प्रोग्राम. So your command window will ask me, see here, enter m comma y. तो मैं ऑलरेडी ना मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन शो करती हूँ. हियर आई एम हाईलाइटिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट है. सो 2x इंटू वाई माइनस 3x स्क्वायर ये मेरा m है, एंड x स्क्वायर माइनस 2y ये मेरा n है. तो मैं इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर इनपुट देने वाली हूँ. सो इनपुट इज, मैं ऑलरेडी टाइप कर चुकी थी तो मैं देती हूँ. दिस इज 2xy माइनस 3x स्क्वायर. यस, सो ये है हमारा m एंड n था हमारा x स्क्वायर माइनस 2y. मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा था x स्क्वायर माइनस 2y. यस, सो मैंने दोनों भी एंटर कर दिया यहाँ पर. यू कैन चेक आउट योर. ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट देखते हैं हमारा. सी दिस m राइट हैंड साइड विंडो जो अभी हाईलाइट हो चुकी है. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो m इज इक्वल टू 2xy माइनस 3x स्क्वायर. n ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर. डेल m बाय डेल y 2x, डेल n बाय डेल x 2x. सो ये दोनों भी इक्वल है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था? डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. यू कैन ऑब्जर्व हियर आपका आउटपुट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. एंड द जनरल सॉल्यूशन इज पूरा इफ एल्स चेक करके ये जनरल सॉल्यूशन आपका आ रहा है. नाउ सेम प्रॉब्लम आप चेक कर सकते हो मैन्युअली भी कि सही में ये
इनपुट सेम वे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट हमने लॉजिक लगाया है जो हम मैन्युअली सॉल्व करते हैं, प्रोग्रामिंग करते वक्त भी सेम लॉजिक हमने लगाया है. सो वी आर गेटिंग द सोल्यूशन हियर. ठीक है, अब और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सेम प्रोग्राम का यूज करके. अब लेते हैं एक प्रॉब्लम जो कि एग्जैक्ट नहीं है. ठीक है, सो एक प्रॉब्लम मेरे पास था यहाँ पर जो एग्जैक्ट नहीं है. दिस वन 3y² + 4x. दिस वन, एक मिनट, आई विल जस्ट हाईलाइट दिस. ओके, नहीं हो रहा है. 3y² + 4x dx + 3xy dy = 0. ये एग्जैक्ट नहीं है. सो लेट अस एंटर दैट हियर इन आवर प्रोग्राम. मैंने शायद पहले टाइप करके लिया था. या 3y² + 4x मेरा m हो गया एंड n इज 3xy. तो मैंने दोनों को एंटर कर दिया है. नाउ इट इज आस्किंग मी इंटीग्रेटिंग फैक्टर. मैंने प्रायरली चेक करके इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करके रखा था. तो मैं यहाँ पर मैन्युअली इनपुट दे रही हूँ 1 / x. ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. एंटर किया मैंने, करेक्ट. अब यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हो पूरा. सी दिस राइट हैंड साइड m = 3y² + 4x, n = 3xy, del m/del y is 6y, del n/del x = 3y. सो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है? नॉन एग्जैक्ट है, राइट. इफ इनपुट, आई एम सॉरी, मैं बार बार इफ बोल रही हूँ. दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इनपुट हमने क्या दिया है? 1/x मैन्युअली दिया था ये. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 1/x के फॉर्म में. नाउ इट इज कैलकुलेटिंग योर m1, इट इज कैलकुलेटिंग योर n1 एंड इन दोनों की एडिशन, सॉरी इंटीग्रेशन के बाद हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है डायरेक्ट. दिस इज m1 एंड n1, इंटीग्रेशन वाला नहीं है ये. ठीक है, सो फाइनल सॉल्यूशन हमारा ये बन के आ रहा है 4x + 3y² × log x - y² × 3 log x - 3/2 = c. and that's our final solution. ठीक है, सो इस वे में हमें ये फाइनल सॉल्यूशन मिल रहा है. एंड ये एक सिंगल प्रोग्राम आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एंड रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बन रहा है. ठीक है, गॉट दिस एवरीवन? ओके, इस प्रोग्राम में कुछ डाउट है? ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप दैट प्रोग्राम, एग्जीक्यूट फॉर डिफरेंट एग्जैक्ट एंड रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके क्वेश्चन बैंक में है. अगर कहीं पर आपको डिफिकल्टी आती है तो हम डिस्कस करेंगे. प्रोबेबली इन दिस वीक आई विल टेक 1 एक्स्ट्रा आवर फॉर द प्रैक्टिकल सेशन. अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो. ठीक है, ओके. सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर एग्जैक्ट एंड रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. Shall I quickly complete LC and RC and LR circuit? Shall I continue for further 10 minutes? Actually, I just asked you for 1 hour, but 1 घंटे में हमारा complete नहीं हुआ प्रोग्राम. Anybody please reply in chat window at least. 10 more minutes and we'll complete that electrical circuit program which is in 3rd unit itself, जिसकी प्रैक्टिस हमने ली थी. ओके, थैंक यू ओंकार. आई विल कंटिन्यू जस्ट फॉर 10 more minutes क्योंकि अभी लॉजिक तो आपको पता है. ठीक है, इसी बहाने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का रिवीजन भी हो जाएगा. आई मस्ट टेल यू, आपके FA2 के पेपर चेक करते वक्त इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो प्रॉब्लम है ना, काफ़ी लोगों ने वहाँ पर गलती की है. आई डोंट नो वाई, जबकि ये सारे प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बहुत ही सिंपल है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हर एक प्रॉब्लम सिमिलर टाइप का है, बस आपको वहाँ पर पुट अप करते जाना है ना. ओके, मैं क्विकली कंप्लीट करती हूँ एंड विल स्टॉप. सो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हम बात कर रहे हैं.
सो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके पास दो टाइप के हैं, वन है LR एंड दूसरा है RC। ये जो LC सर्किट है ना, ये हम नहीं ले रहे हैं, मैं थर्ड यूनिट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। सो LR सर्किट में क्या है, आप KVL यूज करते हो, ठीक है, दोनों भी तरफ हम KVL ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है, L के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप L इंटू di/dt प्लस R के अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस R इंटू आई इज इक्वल टू E, करेक्ट। तो ये E कैसे होगा आपका, कांस्टेंट या वेरिएबल। सो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, सबसे पहली चीज ये तो LD है, एम आई राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e रेस टू पावर, इस L को डिवाइड कर लेते हैं दोनों भी साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, L/R E/L। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ R/L इंटू dt, ठीक है, इज इक्वल टू e रेस टू पावर R/L तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। एंड सॉल्यूशन क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स I इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड, ये E/L ये कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है, इंटू ई रेस टू पावर R इंटू T/L इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बस 3 लाइन का ही आपका सोल्यूशन है, बाद में जो कुछ भी वेरिएशंस इस पे लगाने हैं वो हो जाएंगे। सिमिलरली आपका ये जो RC सर्किट है वो किस फॉर्म में आता है, R के अक्रॉस R इंटू आई, क्यू कैपेसिटेंस के अक्रॉस Q/C इज इक्वल टू E। फिर से ये E जो है आपका वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। R इंटू आई को हम क्या पुटअप करेंगे, dQ/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू E। इस R को यहां से हटा देते तो यहां पर आ जाएगा, एंड ये क्या है आपका LD है इन Q, एम आई राइट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/RC इंटू dt, ठीक है, इस e रेस टू पावर 1/RC इंटू t। सोल्यूशन क्या आएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज E/R, ये वेरिएबल भी हो सकता है कांस्टेंट भी हो सकता है, इंटू ई रेस टू पावर T/RC प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इसमें कई सारे वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। सो अब हमें ना, प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल है, प्रोग्रामिंग भी बहुत सिंपल है। प्रोग्रामिंग में आते हैं अब RC सर्किट के, यस सी दिस। अब हमें इनपुट क्या क्या देना है, मैं दोनों भी प्रोग्राम एक साथ बता रही हूँ, कंबाइन है तो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉजिक लगाने की या बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों भी टाइप, आइदर इट इज़ LR सर्किट और RC सर्किट, आपको यहाँ पर सेम प्रोग्राम यूज करना है। सो सी दिस फर्स्ट लाइन, मैं यहाँ पर सिम्बॉल्स इनिशियलाइज कर रही हूँ, लेकिन अब यहाँ पर सिम्बॉल्स ना सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है, हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी सिम्बॉल दे रहे हैं। और ऐसे सिंबल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तो RC सर्किट एंड LR सर्किट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का है, करेक्ट। सो अगर मुझे एप्लीकेशंस पर आना है तो मुझे इनिशियल कंडीशंस यूज करनी पड़ती है कई सारी जगह पर। तो इनिशियल कंडीशंस यूज करने के लिए हम यहाँ पर सिंबल्स ले रहे हैं I एंड Q। तो तीन सिंबल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, 1 Q, अगर मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है तो Q इन टर्म्स ऑफ T, दूसरा है T सिंबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल T के लिए, एंड तीसरा है I, करंट इन टर्म्स ऑफ T के लिए। देन इनपुट ले रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। सबसे पहले इनपुट क्या लेना पड़ेगा आपको, R का रेजिस्टेंस जो कि एक वैल्यू होगी, एंड जो दूसरी लाइन है ना यहाँ पर, ये आपको लेना है एक्सप्रेशन या फिर वैल्यू, दैट डिपेंड्स। सो E जो है आपका, अगर कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट, एक्सप्रेशन हुआ तो एक्सप्रेशन, एंड एज दिस इज एक्सप्रेशन आपको आगे वाली लाइन यूज करनी है स्ट्रक्चर टू सिंबल, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन में आपको डिस्प्ले करना है विच सर्किट आर यू वांट टू सॉल्व, कौन सा सर्किट आपको सॉल्व करना है, आइदर LR और RC। तो यहां पर हम चॉइस दे रहे हैं, चॉइस एज अ इनपुट हम यूजर को पूछ रहे हैं कि कौन सा सर्किट चाहिए आपको, LR या RC। तो क्या चॉइसेस है हमारे पास, 1 इफ इट इज LR, 2 इफ इट इज RC। ठीक है, तो अगर आपका LR सर्किट हुआ तो अगेन जो इफ एल्स लूप हमने यूज किया था ना, वही लूप हमें यूज करना है। इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, देन L इज इक्वल टू इनपुट। अब ये L क्या है, इंडक्टेंस की वैल्यू है। LR सर्किट में R तो हम ऊपर ले रहे हैं यहां पर एज अ इनपुट, लेकिन L का इनपुट लिया ही नहीं ना हमने, वो कब लेंगे, हमारी चॉइस देने के बाद। इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 मीन्स अगर LR सर्किट है तो इंडक्टेंस की वैल्यू एज अ इनपुट आपको लेनी है यहां पर। ठीक है, एंड देन मैं असाइन कर रही हूं एक वेरिएबल यहां पर ODE, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें यहां पर पता होना चाहिए, am I right? सो L आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, L इंटू DI/dt। सो ये जो हमने यहां पर लिया था ना, दिस इज ये L इंटू DY/dt, मैं हाईलाइट कर रही हूं, ये हमें इस वे में देना है, L इंटू DI/FF ऑफ I ऑफ t, प्लस R इंटू I, लेकिन I हम प्लेनली नहीं दे रहे, I ऑफ IT के फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू E, इज इक्वल टू E। तो ये E जो आएगा ना आपके इनपुट से आएगा, अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जाएगा, अगर ये वेरिएबल है तो वेरिएबल जाएगा। ठीक है, देन आपकी इनिशियल कंडीशन LR सर्किट के लिए, ठीक है, क्या है, I ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स एट t इक्वल टू 0 करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू 0, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, एल्स अगर आपकी चॉइस 1 नहीं है तो क्या चांसेस है, 2 हो सकती है। सो एल्स वाला पार्ट आपकी चॉइस 2 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब यहां पर हम ले रहे हैं C इनपुट, किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए, राइट। एग्जैक्टली सिमिलर वे में ODE हम लिख रहे हैं अब RC सर्किट के लिए, R इंटू DQ/dt, राइट, प्लस Q डिवाइडेड बाय C। अब ये Q क्या है, T का फंक्शन है, इज इक्वल टू E। वंस अगेन अगर E आपका कांस्टेंट हुआ तो वो वैल्यू आ जाएगी यहां पर, अगर वेरिएबल हुआ तो वो वैल्यू आ जाएगी, एक्सप्रेशन आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप है Q0, इनपुट इनिशियल चार्ज ऑन द सर्किट। तो हम इनिशियल चार्ज यहां पर दे रहे हैं IC इज इक्वल टू Q ऑफ 0 इज इक्वल टू Q0। सो जैसे मैंने बोला था आपको, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट हमेशा 0 होता है, बट Q इज इक्वल टू Q0 until and unless it is mentioned। ठीक है, तो अगर आपका IC एट t इक्वल टू 0 Q इज इक्वल टू 0 है, इन दैट केस ओनली ये पर्टिकुलर लाइन आपकी 0 होगी, जैसे हमने ऊपर लिखी है। आई रिपीट, अगर आपके प्रॉब्लम में एट t इक्वल टू 0 Q इक्वल टू 0 दे के रखा है, तो प्रोग्राम में ये लाइन सिर्फ आपकी चेंज होगी, Q0 की जगह आपको 0 पुट करना है। आई होप आई एम क्लियर। तो ये वाला पोर्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने बस LR सर्किट और RC सर्किट के लिए यहाँ पर कंडीशंस डाली है, हमने तो सॉल्व ही नहीं किया है, राइट। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर। तो मेरा सॉल्यूशन है इस वे में, SOL ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरा डिफाइंड वेरिएबल है जहां पर मैं स्टोर कर रही हूं, एंड दिस इज द फंक्शन DSolve, D फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व टू सॉल्व इट। तो किसे सॉल्व करना है आपको, ODE को, जो आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट किया है वो, राइट, कॉमा किस फॉर्म में, इन IC इनिशियल कंडीशंस के फॉर्म में। तो ये पूरी लाइन आपका
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके दे रही है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का वैसे यही फॉर्मूला है, राइट? अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये दे रहे थे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं, हम m एंड n को दे रहे थे, तो वहां पर सॉल्व करने का तरीका अलग है। LR-RC सर्किट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं, इसलिए उसे डी सॉल्व से सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है? सो सोल्यूशन ऑफ डी सॉल्व ODE, IC एंड डिस्प्ले करना है सबसे बाद में जाके सोल्यूशन, ठीक है? सो ये हो गया आपका RC सर्किट एंड LR सर्किट का प्रोग्राम टुगेदर। ट्राई आउट दिस प्रोग्राम एज वेल, स्टेप बाय स्टेप आपके सारे इनपुट्स यहाँ पर दो। बेसिक डिफरेंस में बता रही हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोग्राम का, वहां पर हम कहीं पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रहे हैं, बस हम m एंड n को स्पेसिफाई करके दे रहे हैं, ठीक है? एंड LR-RC सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पर कुछ भी स्पेसिफाई करके नहीं दे रहे, बट वी आर गोइंग टू गिव द डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली। एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं डी सॉल्व वाली ये कमांड, ठीक है? सो प्लीज ट्राई टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज वेल। ये दोनों भी प्रॉब्लम अच्छे से टाइप करके प्रॉपरली चेक करके देखो। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के भी प्रॉब्लम्स आपके पास है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके देखो, whether you are going to get the solution or not, so that you will be confident enough to write down the program. मैंने सभी बैचेस को बताया नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हम आपको टोटल 13 प्रोग्राम दे रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल 4 यूनिट्स, एंड उसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं लेंदी एंड नॉन लेंदी प्रोग्राम में। सो लेंदी में से 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है, एंड नॉन लेंदी में से 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है, राइट? आपकी बैच साइज है अराउंड 24 to 25 पीपल, सो 30 शीट्स रेडी होंगी जिनमें 4 प्रोग्राम है। आपको 2 प्रोग्राम करने हैं 2 क्वेश्चन में से। आई विल get back to you once again with all instructions for our external examination of this MATLAB, but तब तक आपको ये पूरे प्रोग्राम्स अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं, ठीक है? ओके, सो विथ दिस 2 प्रोग्राम्स ट्राई टू हैव योर प्रैक्टिस। और एक प्रोग्राम हम इस यूनिट पर लेने वाले हैं जो कि हीट फ्लो से रिलेटेड है, बट दैट प्रोग्राम आई विल टेक लिटिल लेटर ऑन। सो मंडे या ट्यूसडे हम ऑफलाइन हो पाएगा तो ऑफलाइन मिल सकते हैं लैब में ही, सो दैट यू कैन परफॉर्म योर प्रोग्राम ओवर देयर एंड आई कैन क्रॉस वेरीफाई कि किसी को एरर्स मिलते हैं या एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड इन रेगुलर सेशंस वी नीड टू कंप्लीट द प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द यूनिट नंबर 4, एंड होपफुली तब तक हमारा यूनिट नंबर 4 का थियोरी भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली we have to still complete our half of the 4th unit, पूरा हाफ 4th यूनिट रिमेनिंग है हमारा, राइट? तो उसके लिए भी हमें शायद थोड़े से एक्स्ट्रा सेशंस इस वीक में लेने पड़ेंगे, बट वी हैव टू गाइज, क्योंकि हमारे पास अभी वक्त ही नहीं है, एक ही वीक है, एंड इमीडिएटली ऑन 18 वी आर फेसिंग अवर एग्जामिनेशन। सो प्लीज bear with this tough schedule for this particular week. I know you are having your submissions as well, you are having your completions as well, so positively please don't take much rest today and tomorrow. Try to positively complete your submission and completion part well within time, so that you can spare little time for the extra lectures of few of the courses and practice on MATLAB at least हम प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लेते हैं। प्रैक्टिस यू कैन डू आफ्टर 26 एज वेल, बिकॉज 31, 1 and 2 को हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, सो बीच में 3-4 दिन का वक्त है आपके पास टू प्रैक्टिसाइज ऑल दिस स्टफ, बट वी हैव टू कंप्लीट प्रायरली बिफोर दिस कमिंग फ्राइडे। ऑलराइट, okay, so with that note I'm going to conclude. I will not extend much today, it will be heavy for you all. If you are having doubts, please ask, else we'll conclude.